हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। शिक्षण अधिगम की आज की क्लास में मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, जो है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। दो प्रकार की टीचिंग रहती है आपकी, एक माइक्रो टीचिंग होती है और एक होती है मैक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग कहीं ना कहीं आप सभी के कॉलेज में करवाई भी गई होगी। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर नहीं भी करवाते हैं, वो अपना अपना जैसा उनका रहता है वैसे कराते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है। इसको नाम से समझिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या फिर छोटा, लघु बोल सकते हो। और टीचिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। यानी कि माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, छोटे स्तर पर पढ़ाते हैं। जैसे कि हो सकता है 4-5 बच्चे लेकर के पढ़ाओ, तो ये कहलाता है आपका माइक्रो टीचिंग। देखिए क्या रहेगा, सूक्ष्म शब्द जो है वो अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लघु। और टीचिंग जैसे ही जुड़ जाएगा तो बन जाएगा लघु स्तर पर टीचिंग। यानी कि इसका माइक्रो टीचिंग का शाब्दिक अर्थ बनेगा लघु स्तर पर कार्य करना। इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका मैक्रो टीचिंग। मैक्रो जो वर्ड है इसका अर्थ होता है वृहद यानी कि बड़ा स्तर। और जब बड़े स्तर पर टीचिंग करी जाएगी तो वो कहलाएगी मैक्रो टीचिंग। समझ में आ गया? 2022 और 23 दोनों में पूछी गई थी आपका ये वाला सूक्ष्म शिक्षण। किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को जब हम पहले लघु स्तर पर आयोजित करते हैं तो उसे कहा जाता है सूक्ष्म कार्य। सूक्ष्म शिक्षण भी वृहद शिक्षण का ही सूक्ष्मीकरण है। जब आप बड़े स्तर पर पढ़ाने जाएंगे, जैसे 20-30 बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो उससे पहले उस कार्य को आप छोटे स्तर पर करेंगे जिसमें कम बच्चे होंगे। ठीक है, उनको पढ़ाओगे, एक प्रैक्टिस करोगे ना कि हम कैसे कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, कैसे क्या करना है। ठीक, एक पहले उसकी अभ्यास करोगे ना, वही कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण। जो कहीं ना कहीं अब इस सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, हो सकता है कि आप अपने सहपाठियों को ही पढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने जाएं या बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाने जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो। जब हमारे इस कॉलेज में ही जब माइक्रो टीचिंग होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे ही साथ के जो साथ में हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, उनको ही हम वहाँ पढ़ाते हैं। और कुछ छोटे समय के लिए, जैसे मान लीजिए 5-10 मिनट टीचिंग चलेगी आपकी, ठीक है, वो कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता आपके हैं A.W. एलिन। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में आया भी था कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं, तो वो हैं आपके एलिन। एलिन ने क्या डेफिनेशन दी है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। जो भी शिक्षण काम हम बड़े स्तर पर करने जाएंगे, जैसे क्लास 2 में हमें पढ़ाना है, तो उसको पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो ना, व्यवहारिक रूप से पढ़ा करके देख लो। अब वो आप भले ही क्लास 2 के 4-5 बच्चों को लेकर के पढ़ा लो, या फिर आप अपने ही साथ के बच्चों को पढ़ा लो, जैसे कि आपके सहपाठी जो हैं, जो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके सामने आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। हो सकता है आपके जो जूनियर हैं उनके सामने भी कर सकते हो शिक्षण कार्य। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण सिखाने की छोटी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा के छोटे से आकार व कम समय में थोड़ी सी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। इसमें छात्राध्यापक, प्रशिक्षु जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा शिक्षण बिंदु लेकर के लगभग 5 से 10 छात्रों को, जो उसके सहपाठी भी हो सकते हैं, इनको बहुत छोटे समय यानी कि 6 से 7 मिनट या 10 मिनट तक जो है वो शिक्षण कार्य करेगा। शिक्षण कौशल का विकास व अभ्यास करता है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्राध्यापक को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है वो यही है, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग, जो भी प्रशिक्षु हैं, उनको शिक्षण के लिए तैयार करना, उनका अभ्यास कराना। 5-10 मिनट की टीचिंग इसमें कराते हैं। ज़्यादा लोग नहीं बिठाए जाते हैं, आपके 6-7 सहपाठी भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी और क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनके सामने आपको शिक्षण कराया जाता है। कुछ आप एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आइए और 10 मिनट में उसको समझाइए। इस प्रकार से रहती है ये। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा, तो छात्राध्यापक को एक एक शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त कराना, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो है किसके लिए, प्रशिक्षुओं के लिए है। वो आगे, जैसे आप लोग हो, किसके लिए तैयार हो रहे हो, आगे पढ़ाने के लिए तो तैयार हो रहे हो, क्योंकि आपको आगे क्या बनना है, शिक्षक बनना है। तो शिक्षक बनने के लिए एकदम से तो आप बच्चों को नहीं
बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको अभ्यास कार्य तो करना पड़ेगा। स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, बच्चे क्या क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, कहाँ बच्चों को दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसे तो सूक्ष्म शिक्षण में यही सारी चीज़ें चलती हैं। जब आपके सहपाठी सामने बैठे और आप उनको पढ़ा रहे तो बीच बीच में वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसा क्यों है सर, ऐसा किस लिए है, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसा जो आपको बाद में फेस करना पड़ेगा, जो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो आप सूक्ष्म शिक्षण में देख लेते हो, यानी कि आप तैयार हो जाते हैं शिक्षण कार्य के लिए। छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है। वृहद शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान छात्राध्यापकों को कराना, ये इसका उद्देश्य, जो मैंने आपको समझा दिया। बीच में बच्चे क्वेश्चन करेंगे, आपसे ऊधम भी करेंगे, जो भी चीज़ें आपको वहाँ आगे देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी आप सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही देख लोगे। छात्राध्यापक को तुरंत पृष्ठ पोषण देकर उनकी शिक्षण में जो त्रुटियां होती हैं उनका भी सुधार करना इसका उद्देश्य है। जैसे आपने पढ़ाया और आपसे कहीं गलती हुई, या आप जैसे नहीं कुछ जैसे अभी तुरंत खड़ा कर दिया जाए आपको पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हेजिटेट रहोगे, आवाज़ थोड़ी स्लो हो सकती है, ज़्यादा लाउड हो सकती है, जो भी रहेगा आपका, या बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, तो जो भी त्रुटियां होंगी तुरंत आपको फीडबैक दिया जाएगा कि इन इन जो चीज़ों पर है वो काम कीजिएगा। फिर वो आगे आप करेंगे जब शिक्षण, तो वहाँ पर उसका सुधार करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र देखते हैं, कितने टाइम तक की सूक्ष्म टीचिंग चलती है आपकी, तो इसका टाइम बहुत पूछते हैं। पहले देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के पूर्ण सोपान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सूक्ष्म शिक्षण के एक चक्र को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पहले क्या होता है, पाठ्य योजना बनाई जाती है, जो भी आप लेसन प्लान बनाओगे, फिर शिक्षण किया जाता है, उसका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिलता है, फिर हम री लेसन प्लान बनाते हैं, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, रीटीचिंग, इसके बाद पुनः फीडबैक मिलेगा यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये इस प्रकार से एक चक्र जो है सूक्ष्म शिक्षण का वो चलता है, और इसकी समयावधि होती है 36 मिनट। क्लियर है। शिक्षण कार्य तो कितना रहेगा, आपको बता दिया कि आपको कम टाइम के लिए पढ़ाना है, पर जो पूरा एक चक्र होगा इसकी समयावधि होती है 36 मिनट की। इसको याद रखना, टाइम पूछा जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक छात्राध्यापक निर्धारित कौशल के विकास में सफलता को प्राप्त ना कर ले, ठीक है। ये जो चक्र है पूरा माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है वो तब तक चलती रहेगी जब तक जो भी प्रशिक्षु है, जो भी छात्राध्यापक है, उसके अंदर जो भी निर्धारित कौशल है वो विकसित नहीं हो जाते हैं। जो भी गलतियां हो रही हैं फीडबैक से बताई जाएंगी, फिर वो दोबारा लेसन प्लान तैयार करेगा, ठीक है, पुनः योजना बनाएगा, उसके बाद पुनः शिक्षण का कार्य होगा, और फिर पुनः उसको प्रतिपुष्टि दी जाएगी यानी कि फीडबैक दिया जाएगा। आगे आते हैं आपके यहाँ पर आपका जो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है शिक्षण कौशल की। तो शिक्षण कौशल को देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ शिक्षण कौशल क्या होता है। शिक्षण मीन्स टीचिंग, कौशल मीन्स स्किल्स। शिक्षण कौशल का मतलब है कि जो भी शिक्षण कार्य करने जा रहे हो उस शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण कौशल का शाब्दिक अर्थ यही है, शिक्षण कार्य में कुशलता। इसका अभिप्राय शिक्षक के द्वारा शिक्षण में अपनाए गए हाव भाव, विविध क्रियाकलापों व व्यवहारिक तौर तरीकों का समूह है। यानी कि शिक्षक जब जाता है क्लास में तो किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है, किस प्रकार से उसकी आवाज़ रहती है, कैसे वो हाव भाव करता है, ये सब आ जाते हैं आपके शिक्षण कौशल के अंतर्गत, ठीक है। एक शिक्षक कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य करता है, इस समय वह जो भी व्यवहार करता है उस शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाते हैं। एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है तथा विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। क्लास में जब आप जाएंगे, आपने देखा है, जैसे अभी शायद आप लोगों ने हाँ कर चुके होंगे, एक बार टीचिंग तो आपकी हो चुकी है, या फिर आप अपने ही टीचर से देख लीजिए। जब आपके टीचर आते हैं तो मतलब एकदम से तो शुरू नहीं हो जाते पढ़ाना, कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी रहती हैं। एकदम से पढ़ाना शुरू भी कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, उनका बिहेव कैसा रह रहा है, कैसे उनके जैसे नहीं मुख मुद्रा कैसी है, हाँ मतलब हाव भाव कैसा है, क्या बिहेवियर कर रहे हैं, बच्चों के साथ में कैसा संबंध है उनका, ये सारी चीज़ें आती हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत। क्लियर है। चलिए अब आते हैं ब्राउन के अनुसार। ब्राउन ने क्या डेफिनेशन दी हुई है। शिक्षण कौशल बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों को उत्तर जानना,
प्रतिफल देना, पुनर्बलन देना इत्यादि क्या है शामिल। इन्होंने ये बोला है कि शिक्षण कौशल जो है वो बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक क्या क्या काम करता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, उनको उनकी जो वो उत्तर देते हैं वो सुनता है। कभी कभी बच्चे कहीं कहीं पर उन्हें नहीं उत्तर आ रहा है तो उनको उत्तर बताएगा, ठीक है, उनको फीडबैक देगा, उनको मोटिवेट करेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे काम कौन करता है, शिक्षक करता है। चलिए कुछ यहाँ प्रमुख शिक्षण कौशल हम देख लेते हैं। पहला है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले यही कौशल जो है ये सीक्वेंस में ही चलते हैं, ठीक है, पहले यही आपका स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। ठीक है, कौशल के नाम याद होने चाहिए। पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान या स्पष्टीकरण कौशल, दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं पाठ प्रस्तावना कौशल को। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल। जब भी कोई टीचर क्लास में आता है या आप किसी क्लास में पहली बार जाएंगे तो सबसे पहला काम आपका यहीं से शुरू होता है, पाठ प्रस्तावना कौशल से। शिक्षण कार्य का प्रथम चरण क्या होता है, प्रस्तावना ही होती है। प्रस्तावना से आशय विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। इस कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी के लिए एक प्रश्न करता है, फिर उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण का कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था शिक्षण का, कौन सा वाला, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और उसमें क्या बताया था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है, इसमें ये प्रयास किया जाता है कि बच्चों से पहले हम वो बातें पूछें जो बच्चों को पता हैं। जब हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे इस चीज़ को जानते हैं तो हमें जो चीज़ पढ़ानी है उस ज्ञान को हम इस जानकारी से ही जोड़ते हुए पढ़ाते हैं, यानी कि ज्ञात जानकारी को हम अज्ञात जानकारी से जोड़ देते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल जो है वो इसी शिक्षण सूत्र का अनुसरण करता है। सबसे पहले टीचर क्लास में जाएगा और शिक्षक का काम यही है यहाँ पर कि वो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि शिक्षक को बताना है देश के बारे में, ठीक है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा कि बच्चों आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ पर है, कौन से ज़िले में रहते हो, आपका प्रदेश कौन सा है, देश कौन सा है। इस प्रकार से वो लेकर के आ जाएगा देश के बारे में, कौन सा देश है, क्या कैसे देश हैं, विश्व में कितने देश, ऐसे वो चीज़ें बताएगा। यानी कि जो बच्चों को ज्ञात चीज़ें हैं उनसे अज्ञात की तरफ लेकर के जाना। तो पाठ प्रस्तावना कौशल में जो मेन काम रहता है वो यही रहता है कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, पहले की जानकारी कितनी है, उसका पता लगा ले शिक्षक, और उसका पता लगा लेगा फिर वो जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है उस टॉपिक को उसी से जॉइंट करके पढ़ाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि भारत देश को पढ़ाना है तो प्रस्तावना कौशल का इस प्रकार से प्रयोग करेगा। छात्राध्यापक यहाँ पर क्वेश्चन करेगा, टीचर यहाँ क्वेश्चन करेगा और जो छात्र होंगे उस क्लास के वो उत्तर देंगे। उसने क्वेश्चन किया विश्व के कुछ देशों के नाम बताओ, तो छात्रों को जो भी पता होंगे, जापान हो गया, चीन हो गया, जो भी जानता होगा उनके नाम बता देगा। फिर मानचित्र दिखा करके पूछेगा कि भारत का दिखा दिया, वो पूछेगा कि ये किसका मानचित्र है, तो बच्चे उत्तर देंगे कि भारत का मानचित्र है। हम किस देश में रहते हैं, बच्चे उत्तर देंगे भारत देश में रहते हैं। फिर ऐसे कर करके क्वेश्चन पूछेगा और यहीं से क्या है, जानकारी जोड़ता हुआ चलेगा। ठीक है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है, तो वो है आपका प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल का काम ही क्या है कि बच्चों की पूर्व की जो जानकारी है उसके बारे में ज्ञान करना कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। प्रस्तावना कौशल के घटक देखिएगा कौन कौन से हैं, तो पूर्व ज्ञान, इसके बाद कथनों में तारतम्यता, यानी कि जो भी प्रश्न आप पूछोगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, रिलेट करते हुए होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी क्वेश्चन देखा आपने, देश के नाम, फिर देश का मानचित्र दिखाया, फिर कौन से देश में रहते हैं, ऐसे। ठीक है, जिलों से भी आप शुरू कर सकते हो अपना, जहाँ तक आपको पॉइंट जो भी लेकर के जाना है। वो हर एक टीचर की अलग अलग चीज़ रहती है कि वो उसका शिक्षण, देखो सभी का शिक्षण कार्य एक जैसा तो नहीं रहेगा ना। अगर एक जैसा रहे तो बच्चों को हर एक टीचर की चीज़ें समझ में आ जाए, नहीं रहता ना, तो अपना अपना अलग अलग तरीका हर एक व्यक्ति लगा सकता है।
उचित युक्तियों व साधनों का उपयोग करना, शिक्षक को पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या उसे मॉडल लगाना है, कहाँ पर उसे चित्र दिखाना है, कहाँ पर उसको मैप दिखाना है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध होना, ऐसा भी नहीं होना कि फिजूल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको हेल्दी फूड बताना है, खाने जैसे जब खाने के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, भोजन की जानकारी देते तो आपको स्वादिष्ट भोजन या हेल्दी फूड की जानकारी देना है कि कौन से भोजन ऐसे जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। तो वहाँ से भी आप एक एक भोजन से क्या पसंद है बच्चों, क्या खाते हो, क्या खाना चाहिए, ऐसे कर करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके घटक रहेंगे। इसके बाद आता है आपका उद्देश्य कथन कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य कथन कौशल क्या कहता है, तो ये प्रस्तावना कौशल के बाद का अगला चरण है शिक्षण का। कौन सा? उद्देश्य कथन कौशल। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। जैसे ही आपने बोला कि ये क्या आपने भारत का मैप देखा है, भारत में कितने राज्य हैं, मान लो आपने मैप दिखा दिया, उसके बाद राज्यों पे अगर आपको जानकारी देनी है, डिटेल में बताना है राज्य के बारे में, जिलों के बारे में, तो आप क्या करोगे, मैप वैप दिखा के यहाँ तक जब लेकर के आए, जैसे ही आपने मैप दिखाया तो बच्चों में कहीं ना कहीं जिज्ञासा उत्पन्न होने लगेगी। और बच्चे क्या है, जब उसमें कलर्स देखेंगे या नाम लिखे हुए देखेंगे तो बच्चों में ये आएगा कि अच्छा इतना जो एरिया बना है ये क्या चीज़ें हैं, ये दिख रहे हैं तो ये क्या हैं, ठीक है। और अगर आप वैसा मैप ले गए जिसमें नदियाँ वगैरह भी बह रही हैं तो काफ़ी सारी जिज्ञासा जब बच्चों में उत्पन्न होती है तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ अब इनको आप ज्ञान दीजिए, ठीक है। तो जब जिज्ञासा जागृत होती है उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जैसे उनका कोई क्वेश्चन भी अगर मन में आ रहा है तो शिक्षक तैयार रहे कि हाँ अब हमें ये चीज़ बतानी है, ताकि इनकी जिज्ञासा क्या है, शांत होगी, इनको उसका उत्तर मिलेगा। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। यह छात्रों में पाठ के प्रति रुचि बनाए रखता है। उद्देश्य कथन कौशल का काम, ये पाठ प्रस्तावना कौशल का काम था कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेना, और इसका काम ये है कि बच्चों की जिज्ञासा उत्पन्न करना और उनकी रुचि उत्पन्न करना शिक्षण के प्रति। जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक भारत देश को पढ़ाना चाहता है। इसका उद्देश्य कथन इस प्रकार से हुआ कि आज हम भारत देश के बारे में पढ़ेंगे या भारत देश का पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तावना कौशल से आपने जानकारी ले ली। अब यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो आप बच्चों को ये बता देंगे कि अच्छा आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो वहीं पर बच्चे क्या हो गए कि अच्छा मैम ये पढ़ाएंगी, भारत देश पढ़ाएंगी, अच्छा मैम भारत देश के राज्य पढ़ाएंगी, ये पढ़ाएंगी। तो बच्चे कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर अच्छे से उनकी जब रुचि उत्पन्न होगी तो वो क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इसकी उपयोगिता क्या है, तो पाठ का लक्ष्य निर्देशित करने में इसका उपयोग करते हैं। शिक्षण में स्पष्टता आ जाती है, शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है, बच्चे एक्टिव हो जाएंगे यहीं पर, और छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। ये जो है इस कौशल का उपयोग रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए तो फिर आज मैं इतना ही रखती हूँ। प्रश्न कौशल से जो रहेगा वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।